दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई कस्टमर किसी दुकानदार के पास कोई सामान लेने जाता है तो दुकानदार उसे एक फिक्स रेट बताता है। अगर ग्राहक को वो सामान अच्छा लगता है तो वो उसे हाथों हाथ खरीद लेता है। लेकिन कई बार दुकानदार का पंगा ऐसे ग्राहक से हो जाता है जो दुकानदार से ही लड़ पड़ता है जस्ट बिकॉज उसे डिस्काउंट चाहिए होता है। लेकिन जब दुकानदार डिस्काउंट देने से मना कर देता है तो इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आखिर कोई व्यक्ति कैसे अपने बिजनेस को करे, कैसे ग्राहक से मोलभाव करे कि जिससे ग्राहक और उस दुकानदार दोनों का ही फायदा हो जाए। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलते हैं गेटिंग टू यस बुक में, और हम आज इसी बुक की समरी को कवर करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे कस्टमर से मोलभाव किया जाता है। नंबर 1, अच्छे से मोलभाव करना आना चाहिए। ये सब आपके मोलभाव पर डिपेंड करता है। प्राचीन समय के मोलभाव की बात करें तो उस समय कोई भी बैठकर इन सभी बातों पर चर्चा नहीं करता था और ना ही लोग इस बात को जरूरत समझते थे। कोई भी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जो बोल देता था वही सर्वमान्य होता था। उनके द्वारा बोली गई बातों को मानना पड़ता था। जैसे किसी कंपनी के बॉस के द्वारा लिए गए फैसले उसके कर्मचारी को मानने ही पड़ते हैं। उस बॉस के हिसाब से ही कंपनी चलती है। लेकिन आज के समय में ये ट्रेंड बदल रहा है। अब लोग सबकी अनुमति लेने के बाद ही फैसले लेते हैं। वे एक बार सबकी राय सुनते हैं तब जाकर फैसला लेते हैं। आज के समय चाहे फैमिली हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, सभी जगह एक दूसरे की राय लेकर फैसला लिया जाता है। आज के समय हमारे पास किसी भी चीज की जानकारी पाने के लिए कई साधन हैं। अगर कोई गलत फैसला ले रहा है तो हम उस बात की जानकारी इंटरनेट से ले सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि इसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, जिसके आधार पर हम अपना फैसला ले सकते हैं। नंबर 2, बेकार की बहस से बचें। इससे सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। कई बार दो पक्षों में बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो बहस एक झगड़े का रूप ले लेती है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। इसमें बेहतर यही होता है कि आप उस बहस को ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं। मान लीजिए आपकी किसी कंपनी से कोई डील होती है। अगर डील में कोई कमी है तो उसे बेशक चाहे आप कैंसिल कर दीजिए। बेवजह अगर आप उस लफड़े में पड़ोगे तो झगड़े में ही फंसोगे। कभी कभी बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों पक्ष शांत रहने का नाम ही नहीं लेते। ये भूल जाते हैं कि हमने किस काम के लिए बातचीत की थी। अब इनका फोकस सिर्फ बहस पर ही होता है। इसी तरह बहस से किसी का भी फायदा नहीं होता है, उल्टा दोनों पक्षों का समय ही बर्बाद होता है। इससे बेहतर यह है कि आप पहले से ही बातों को क्लियर कर दें जिससे बाद में बहस की नौबत ही ना आए और आपका मोलभाव और बिजनेस मीटिंग सही से चले। नंबर 3, अपनी समस्याओं से लड़िए, ना कि उस इंसान से जिसके साथ आप मोलभाव कर रहे हैं। दो पक्षों के बीच हो रहे मोलभाव को एक जंग की तरह मत लीजिए। इसे सिर्फ आप एक आपसी बातचीत और समझौते के रूप में लीजिए और इसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे एक झगड़े का रूप दें। तो आखिर ये कैसे होगा? जब तक कि दोनों पक्षों का नजरिया एक जैसा नहीं होगा, उनके सुझाव एक दूसरे से मेल नहीं खाते होंगे, अगर वे एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होंगे, तब तक उनके बीच झगड़े ही होते रहेंगे। इसीलिए आप लोगों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले दोनों पक्षों की सुनना जरूरी है। कभी कभी किसी समस्या का समाधान जल्दी से नहीं हो पाता, उसमें कुछ देरी हो जाती है। इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एकदम शांत होकर अच्छे से सोचना है कि आखिर रास्ता कैसे निकलेगा। मान लो आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप प्लान नहीं बना पा रहे हैं कि कहाँ जाना है और इसी चक्कर में आप गए ही नहीं, तो आप एक दूसरे को कोसने लगोगे कि तुम्हारी वजह से हम नहीं जा पाए। ऐसे वक्त में आपको एक बार सभी से पूछना है कि आपके क्या राय है और फिर सबकी कॉमन राय को लेकर आप एक नतीजे तक पहुंच सकते हैं। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपके विचार और सामने वाले के विचार मैच खा रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कोशिश करें कि आखिर इतना अंतर क्यों आ रहा है। नंबर 5, समस्या का हल निकलने से पहले उसके बाकी के विकल्पों पर ध्यान दें। जब दो पक्षों में डिस्कशन होता है तो कई बातें पहले से ही फिक्स रहती हैं कि फैसला किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरे पक्ष को इग्नोर कर दें। अगर आपको समाधान निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ भी देख सकते हैं, शायद वहां से कुछ सॉल्यूशन मिल सके। क्योंकि अगर हम एक ही एंगल से देखें तो हमारे सोचने और समझने की शक्ति सीमित हो जाती है। हम बाकी के ऑप्शंस के बारे में सोचते ही नहीं है। नंबर 6, हमेशा अपने फैसले को लेने के लिए एक मजबूत रीजन रखिए। आप जो भी फैसला लेते हैं उसके पीछे आपकी क्या सोच है या फिर उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है। इसमें आपको कोई फायदा तो नहीं है या फिर यह फैसला आप सिर्फ दूसरे का बुरा करने के लिए ले रहे हैं। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर इस फैसले को लेने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपके द्वारा लिए गए फैसले से किसी को कोई दिक्कत है और वो इसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो आपके पास कुछ सॉलिड प्रूफ के साथ जवाब भी होना चाहिए कि आखिर आपके द्वारा लिए गए फैसले में क्या कमी है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप सामने वाले को अपनी बातों से सेटिस्फाइड कर पाते हो तो आपके द्वारा लिए गए फैसले में कोई भी कमी नहीं निकालेगा। नंबर 7,
अच्छा मोल भाव करने के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। जब भी आपको कोई डील पसंद आती है और आप मोल भाव करने जाते हो तो आपके पास उसका पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जितना हो सके उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए और आपके मोल भाव करते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति या कंपनी के साथ आप मोल भाव करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से ही पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, वरना आप उस समय काफी कमजोर पड़ जाओगे और शायद वो डील आपके हित में नहीं हो सकेगी। अगर आपके अंदर पहले से ही डाउट है कि ये डील सफल नहीं होगी या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो इस मोल भाव का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपको तुरंत ही पहचान जाएगा। मोल भाव सिर्फ आपके लिए एक बातचीत होनी चाहिए। आपको उस बातचीत को ध्यान से सुनना है और सही फैक्ट्स को सुन के उसी पर टिके रहना है। आपने देखा होगा कि ज्यादा दिक्कतें गलतफहमी की वजह से होती हैं, जिसका सबसे मुख्य कारण है कम्युनिकेशन गैप। अगर एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो आप एक दूसरे के इरादे को नहीं जान पाते हो। आपको एक बार दूसरे की बातों को गंभीरता से सुनना है, उसकी बातों को भी उतनी ही अहमियत देनी है जितनी कि आप अपनी बात को देते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं इस महीने के अंदर ये 4 बुक समरी कवर करने वाला हूँ। नंबर 1, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। नंबर 2, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। नंबर 3, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एंड नंबर 4, गेटिंग टू यस। तो दोस्तों, गेटिंग टू यस बुक की समरी हमने कवर कर ली है और बाकी की बची हुई 3 बुक समरी को मैं इसी महीने के अंदर बहुत ही जल्द कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप उनकी बुक समरी जानने के लिए भी तैयार रहिए। और हाँ, क्या आपको ये बुक समरी पसंद आई है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप किस बुक समरी पर वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा बताई गई बुक समरी को भी मैं जल्द से जल्द कवर करूँ। और दोस्तों, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए और बिजनेस के बारे में सीखते रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।